आजकल इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स इस पूरे चक्कर में इतनी वायरल हो रही है कि वो लगाओ और सडनली योर कॉम्प्लेक्शन विल चेंज। फेयरनेस क्रीम्स क्या है? उनमें होता है एक हार्मफुल केमिकल, मतलब स्टेरॉइड। पूरे चेहरे पे बाल उगने लग जाते हैं। मतलब आपका फेस जो आपको लग रहा था बहुत अच्छा हो रहा है, वो पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है, जो आपको पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स जब आते हैं, दे आर लिटरली क्राइंग। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, फ्लॉलेस स्किन ही बेटर स्किन है, ना कि गोरी स्किन बेटर है। एक 14-year-old गर्ल, बहुत ही यंग, छोटी सी मेरे क्लिनिक में आती है। बिल्कुल स्किन रेड, डैमेज्ड और आंखें नीचे करके बैठी हुई है। जो कभी उसकी स्किन बहुत हेल्दी होती थी, आज पूरी पील हो रही थी, डैमेज थी, पतली थी और बिल्कुल रेड। मैंने पूछा ये कैसे हुआ? तो उसने कहा कि मुझे तो बस गोरा होना था। ये लाइन, मुझे तो बस गोरा होना था, शोज़ कितना सोसाइटी प्रेशर, कितना पेन, कितना कंपैरिजन के थ्रू वो गई है। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका पोपली, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ कनाया स्किन क्लिनिक। अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी स्किन केयर प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्कस करने वाली हूँ। जितनी भी उसके सॉल्यूशंस हैं वो बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको 5 to 6 ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत आराम से आपको किचन में मिल जाएंगी, जो आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और शाइनी बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना। अच्छा, तो ये बताओ, पहली बार कब सुना था कि धूप में मत जाओ काले हो जाओगे, या फिर सुंदर है बट काली है? ये चीज़ मुझे लगता है हम बचपन से ही बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में इतना इनबिल्ट है कि कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे हर बंदे को जज किया जाता है। 8-9 years ओल्ड गर्ल्स, इतनी छोटी-छोटी, नॉट जस्ट गर्ल्स, इवन बॉयज़ भी अपने फेस पे इतना हार्श स्क्रबिंग कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज़ उनको होता है ऊपर की स्किन निकल जाएगी तो क्या पता गोरे हो जाएँगे। क्या-क्या लगा रहे होते हैं घर पे, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा पाउडर, पता नहीं क्या-क्या अपने फेस पे, लेमन जूस लगा के आते हैं और पूरी स्किन अपनी जो उनकी यंग, बिल्कुल यंग स्किन जो होती है, वो पूरा डैमेज करके आते हैं। नॉट जस्ट दिस, जो ब्राइड्स होती हैं, 1 महीना पहले मेरे क्लिनिक में आएँगी और कहेंगी, "कुछ भी कर दो, बस हमें गोरा कर दो।" लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हो रही होती, वो आएँगी क्लिनिक में, "क्योंकि हमारा स्किन गोरा नहीं है, इसलिए शादी नहीं हो रही, तो कुछ कर दो कि गोरा हो जाए।" मैट्रिमोनियल एड्स, उन सब पे ये लिखा होता है, "वी नीड फेयर गर्ल्स।" कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे जो टैलेंट या एक पर्सन का एक पर्सनैलिटी होती है, वो सब बिल्कुल ही छुप जाती है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स कि स्किन गोरा होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? स्किन हेल्दी होना। इतने पेशेंट्स होते हैं जो बहुत गोरे होते हैं, बट वो भी आते हैं क्लिनिक में, क्योंकि उनके फेस पे इतने दाग धब्बे, फ्रेकल्स, एक्ने, पिंपल्स, क्या क्या नहीं, वो भी बिल्कुल खुश नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं कि स्किन गोरी होनी चाहिए, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। फ्लॉलेस स्किन ही बेटर स्किन है, ना कि गोरी स्किन बेटर है। आजकल इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स इस पूरे चक्कर में इतनी वायरल हो रही हैं कि वो लगाओ और सडनली योर कॉम्प्लेक्शन विल चेंज। अब इंस्टेंट फेयरनेस क्रीम्स क्या है? उनमें होता है एक हार्मफुल केमिकल, मतलब स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल केमिकल है, जो आपके फेस पे लगाने से आपको ऐसे इफेक्ट्स दिखते हैं जो आप चाहते हो, जैसे कि ग्लो, स्किन ब्राइटनिंग, वाइटनेस। बट ये होता क्या है? ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए ये होता है, क्योंकि थोड़े टाइम तो आपने वो लगाया, आपकी स्किन पे बिल्कुल शाइन दिखेगी, बट उसके बाद आपकी स्किन हो जाएगी पतली, धूप में जाएँगे तो बिल्कुल रेड हो जाएगी, वहाँ पे स्किन में बहुत डैमेज हो जाएगा, वेन्स दिखने लग जाएँगी, साथ ही साथ हेयर, पूरे चेहरे पे बाल उगने लग जाते हैं। मतलब आपका फेस जो आपको लग रहा था बहुत अच्छा हो रहा है, वो पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है, जो आपको पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ एडिक्शन हो जाती है आपको उस क्रीम की। आपकी वजह से वो जो क्रीम आप फेस पे लगा रहे हो, फेस बिल्कुल आपका अब वो क्रीम छोड़ने लायक ही नहीं रहता। क्योंकि द मोमेंट आप सोचते हो कि अब मैं छोड़ देती हूँ, वो क्रीम लगाने को छोड़ने पे आपकी स्किन जो पहले थी उससे भी खराब हो जाती है। उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाती है, उससे भी ज़्यादा जो पिंपल्स या इरप्शंस थे फेस पे वो आ जाते हैं। तो अब क्या है, आप और लगाते रहोगे क्रीम, बार-बार लगाते रहोगे। जब आप बार-बार लगाओगे तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का,
कि आप लगा रहे हो, स्किन और डैमेज हो रही है और एडिक्ट हो रही है और डैमेज हो रही है। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है जिसकी वजह से पेशेंट्स जब आते हैं दे आर लिटरली क्राइंग कि भाई स्किन ठीक तो हो जाए, पर वो अब होना इतना मुश्किल होता है। जो स्किन आपकी एक लेवल पे थी उससे बहुत ही खराब हो चुकी होती है। तो उसमें जो आप कॉस्ट पहले बचा रहे होते हो एक बेसिक स्किन केयर करने से, वो आपका डबल द कॉस्ट हो जाता है। एज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हमेशा यही बताती हूँ कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है अपनी बायोलॉजी। जो ये स्किन कलर है, ये कॉम्प्लेक्शन है, ये आपकी जेनेटिक्स डिफ़ाइन करता है। आपका बायोलॉजी, आपका डीएनए डिफ़ाइन करता है। एक सेल होता है मेलानोसाइट जो प्रोड्यूस करता है मेलानिन, वो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डिफ़ाइन करता है। अब आप कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा बेटर हो सकता है, पर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाओगे अपने कॉम्प्लेक्शन को लेके। बल्कि मेलानिन के इतने बेनिफिट्स होते हैं कि आपको वो स्किन कैंसर से बचाता है, सन डैमेज से बचाता है, यूवी रेज़ से बचाता है। तो अगर आप देखेंगे फॉरेनर्स की स्किन पे ज़्यादा जल्दी एजिंग के साइन दिखते हैं, फाइन लाइन्स दिखती हैं, रिंकल्स दिखती हैं। बट हम लोगों की स्किन में जो इंडियन कॉम्प्लेक्शन होता है, उन सब में बहुत लेटर ऑन स्टेज पे दिखता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने देखा है फेयरनेस के साथ बहुत कॉमन है कि बच्चों को बहुत बचपन से कहा जाता है कुछ गर्म चीज़ें होती हैं जैसे बादाम, मसाले, ये सब नहीं खाना है क्योंकि इससे पिंपल फेस पे निकल आएँगे। अब असली बात है क्या? सबसे पहले हम समझते हैं पिंपल होता क्या है? पिंपल आपका स्किन में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, हमारा ग्लैंड होता है पाइलोसेबेशियस ग्लैंड, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाती है या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। उन सारे रीज़न की वजह से हमारे पिंपल्स निकलते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है जिसकी वजह से हमारे को पिंपल आते हैं। बट अब क्या गरम खाना एक्चुअली रिलेटेड है? नहीं। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान देना है सबसे पहले अपनी स्किन की केयर करना। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्किन हमेशा क्लीन, टाइडी रहे। सेकंड, इसमें हाँ, कुछ खाने जो फूड आइटम्स होते हैं वो ज़रूर इसमें रिलेटेड है। जैसे कि जिनके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं फूड में। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है? जिसमें आपका शुगर स्पाइक बहुत फ़ास्ट हो। मैदा हो गया या फिर आप जैसे कभी-कभी आप देखते हो कि मैंगो खाने से एकदम से पिंपल्स हो रहे हैं या मीठा खाने से एकदम से पिंपल हो रहे हैं। इवन मिल्क पीने से भी बहुत लोगों को डेयरी फूड आइटम्स की वजह से भी पिंपल्स होते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको अपने फेस पे पिंपल नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर पिंपल आते हैं तो वो भी दाग धब्बे छोड़ते ही हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल लगेगी। तभी हेल्दी स्किन होना इज़ मोर फेवरेबल देन पूरी स्किन को हमें गोरा करना चाहिए। तो हेल्दी स्किन अटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्किन केयर रूटीन हो। अगर आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे जो बहुत ही बेसिक है, आपको 3 मंथ्स के अंदर-अंदर अपनी स्किन कॉम्प्लेक्शन में भी, ग्लो में भी और पिंपल्स में भी, सब चीज़ों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। रूटीन को आपको बिल्कुल जैसे आप डेली खाना खाते हैं वैसे ही ऐड करना है, उसको बहुत बर्डन की तरह प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हार्डली 5 मिनट लगेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लेंजिंग। क्लेंजिंग मतलब कोई भी क्लेंजर से या फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ करना। 2 बारी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बारी मॉर्निंग और एक बारी नाइट में। अब क्लेंजर कैसा होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि उसमें झाग नहीं बन रही है तो वो काम नहीं कर रहा है। आपका क्लेंजर जेंटल होना चाहिए अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है। बट अगर आपको पिंपल्स वाली स्किन है देन आपको उस क्लेंजर में कुछ चीज़ें और देखनी होंगी, जैसे कि उसमें कुछ सैलिसिलिक एसिड हो या फिर मैंडेलिक एसिड हो। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पिंपल्स को ड्राई आउट करने में हेल्प करेगा और इनफैक्ट उनका इरप्शन होने में भी प्रिवेंट करेगा। क्लेंज़र आपको नोटिस करना है कि वो सल्फ़ेट फ्री हो और वो जेंटल ही रहे, जिससे कि आपकी स्किन जब आप वॉश करते हैं तो ऐसे बिल्कुल खिंची-खिंची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कुछ ज़्यादा ही फेस क्लीन कर दिया। हमें अपने नेचुरल ऑयल जो आपके फेस के हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं करने होते हैं। अब क्लीनिंग करने के बाद हमारा फेस पूरा एक क्लीन स्लेट बन चुका है। अब जब वो क्लीन स्लेट बन गया है, हमें ऐसी चीज़ लगानी है जो सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, जो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उस पे डील कर रहा हो। अब क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इसके बाद, वो है सीरम। सीरम आजकल मार्केट में भरे पड़े हैं, पता नहीं कितने सारे केमिकल्स के सीरम हैं। इतनी चीज़ों की हमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम बेसिक स्किन केयर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें एक बेसिक
4 या 5 सीरम्स पता होने चाहिए जो हमारे स्किन टाइप के हिसाब से वो वर्क करें। अब वो क्या होने चाहिए? सबसे पहले आपको विटामिन सी यूसेज पता होना चाहिए, नाइसिनामाइड पता होना चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड पता होना चाहिए, रेटिनॉल पता होना चाहिए और एएचए, बीएचए पता होना चाहिए। ये 5 सीरम्स आपका मेजर एक स्किन केयर वैनिटी बना देता है। अब सिर्फ सीरम पे हमें रुकना नहीं है। सीरम के बाद हमारा मेजर स्टेप आता है, वो है मॉइस्चराइज़र। सीरम लगा के इवैपोरेट हो जाएगा तो फ़ायदा क्या? उसको हमें लॉक करना है, सील करना है। सील कैसे करेंगे? एक मॉइस्चराइज़र के साथ। अब मॉइस्चराइज़र में सबसे बड़ा मिथ क्या होता है? हमारी तो स्किन एक्ने प्रोन है या हमारी स्किन तो ऑयली है, मॉइस्चराइज़र लगाएँगे तो और एक्ने निकल रहा है और पिंपल निकल रहा है या फिर और ऑयली हो रही है। ऐसा नहीं होता है। मॉइस्चराइज़र चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन एक्ने प्रोन सेंसिटिव हो, आपको लगाना ही लगाना है। तभी मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के मॉइस्चराइज़र्स मिलते हैं। अब मॉइस्चराइज़र में भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसको जेल टाइप मॉइस्चराइज़र यूज़ करो। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र में लेबलिंग होती है, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र या कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र, नॉन कोमेडोजेनिक मतलब कि वो एक्ने नहीं कॉज़ करता। तो आपको ऐसे लेना है। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल अगर आप डर्मैट के क्लिनिक में भी आएँगे तो आपका ये रूटीन बहुत ईज़िली बन जाता है, जो आपकी स्किन टाइप को असेस करके बना दिया जाता है। क्योंकि स्किन टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको स्किन टाइप पता होना चाहिए, जैसे कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव है। जब आपको ये स्किन टाइप पता होगा, उसी हिसाब से आप एक रूटीन अपना बना सकते हैं। अब मॉइस्चराइज़ तो कर लिया है फेस, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने उसको अवॉइड नहीं करना। चाहे आप घर पे बैठे हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप बीच पे हो, चाहे आप माउंटेन पे हो, चाहे बाहर रेन हो रही है या चाहे धूप निकली है, चाहे विंटर्स हो। एवरी डे सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। अब सनस्क्रीन करता क्या है? आपके सन यूवी रेज़ इमिट करते हैं, यूवीए, यूवीबी। नॉट जस्ट सन्स, जो ये लाइट होती हैं, इंफ्रारेड लाइट, ब्लू लाइट, जो हम फ़ोन चला रहे होते हैं, स्क्रीन पे बैठे होते हैं, ये सब जो लाइट्स इमिट हो रही होती हैं, ये हमारी स्किन पे कैसे डैमेज करती हैं, ये उसके डीएनए को चेंज करके इसकी वजह से हमारी एजिंग के साइंस, फाइन लाइन्स, रिंकल्स ये बहुत आते हैं। फिर टैनिंग बहुत ईज़िली हो जाती है क्योंकि ये पिगमेंटेशन को भी इंक्रीज़ करता है, मेलानिन प्रोडक्शन भी कहीं न कहीं ये इंक्रीज़ करता है। तो इन सब से बचने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जब आप ले रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको देखना ही देखना है, एसपीएफ और पीए फैक्टर। एसपीएफ इंडिया के वेदर के हिसाब से 30 प्लस होना ही चाहिए और पीए भी 3 प्लस तो होना ही चाहिए। सिर्फ़ एक बारी लगाना इज़ नॉट द की, कम से कम 3 घंटे में आपको रीअप्लाई तो करना ही है। आई यूजुअली से 2 बारी तो लगाओ ही लगाओ क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट अगर आप 3 बारी भी लगाओगे, इट विल गिव यू बेटर रिज़ल्ट्स। और आजकल तो बहुत सारी सनस्क्रीन्स ऐसी भी अवेलेबल हैं, जो पाउडर फॉर्म में है या स्प्रे फॉर्म में है या फिर स्टिक फॉर्म में है, जो आप अपने मेकअप के ऊपर या जैसे भी आप रेडी हैं, कहीं पे भी हैं, उसके ऊपर आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका फेस प्रोटेक्ट हो रहा हो। अच्छा, अभी तो हमने मेजर बातें कर ली हैं, स्किन की ग्लो के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए। बट एक ऐसी चीज़ है कि कितना भी आपकी स्किन शाइन कर रही हो, बट अगर ये चीज़ ठीक नहीं होगी, वो हमेशा दिखेगी। वो है डार्क सर्कल्स। आपके आईज़ के नीचे एक डार्क सर्कल बनने की वजह से आपका फेस हमेशा थका हुआ लगता है, रिफ्रेश नहीं लगता और इवन एज्ड लगता है। तो अब इसको कैसे डील किया जाए? अब डार्क सर्कल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब डार्क सर्कल अगर पिगमेंटेड है, अगर आप उसको पकड़ोगे, पिंच करोगे तो आपको दिख जाएगा वो पिगमेंटेड है। तो अगर वो पिगमेंटेड डार्क सर्कल है, तो हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे पिगमेंटेशन कम हो। जैसे कोजिक एसिड, एज़िलिक एसिड, ये सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके स्किन के लिए, अंडर आई स्किन जो बिल्कुल सेंसिटिव और थिन होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी फेस, उन सब पे बहुत अच्छा वर्क करता है। सेकंड चीज़, अगर आपने पिंच किया और वो स्किन अभी डार्क नहीं लग रही है पिंच करने पे, तो मतलब क्या है कि वो इसलिए डार्क लग रही है क्योंकि वहाँ पे शैडो इफ़ेक्ट आ रहा था। वो अंदर एक टियर ट्रफ बन गया है, हॉलोनेस बन गया है। कहीं-कहीं लोगों को आप देखते हो कि गड्ढा बन चुका है। वो क्यों होता है? अगेन वो भी बहुत डिपेंडेंट होता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, कितनी देर आप सोते हो। इन सब चीज़ों पे तो आपको वर्क करना ही करना है, बट आपको अगर
टीयर ट्रफ बन चुका है, तो वो कंप्लीटली एक डर्मैट अप्रूव्ड सॉल्यूशन ही है, जिसमें आप फिलर्स के वे पे जा सकते हैं। वो अगर आपका टीयर ट्रफ बन गया है, तो कोई भी चीज़, कोई भी क्रीम आपका नहीं उसको ठीक कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप के डार्क सर्कल्स होते हैं। अगेन कोई-कोई डार्क सर्कल ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ब्लूइश कलर के होते हैं, ब्लैक नहीं होते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि स्किन इतनी थिन है वहाँ पे कि वेन्स की विज़िबिलिटी ज़्यादा दिखने लग गई है। तो वहाँ पे हमें ऐसे सीरम्स यूज़ करने हैं जिसमें विटामिन के हो या फिर कैफ़ीन हो, जो आपकी वो स्किन को जो ब्लूइश टिंज है, उसको रिड्यूस करने में वो हेल्प करे। तो ये सारी चीज़ें अगेन एग्ज़ामिनेशन से ही बेटर पता चलती हैं, और एक बारी आपके ये डार्क सर्कल रिड्यूस होने लग जाएँगे, अगेन स्किन बहुत बेटर लगेगी। बट मेजर चीज़ आपको डार्क सर्कल पे सिर्फ सीरम पे नहीं ध्यान देके अपने लाइफ़स्टाइल पे भी वर्क करना होगा, जिसमें आपका सोने का टाइम, एक्सरसाइज़ करना और जो भी आपकी स्क्रीन टाइम है, उन सबको रिडक्शन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सारी चीज़ें तो काफ़ी मार्केट बेस्ड हो गई कि आपको सीरम जाके खरीदना है या फिर आपको एक डर्मैट के पास जाना है। बट उन लोगों के लिए क्या, जो घर पे बैठ के कुछ होम रेमेडीज़ चाहते हैं। तो कुछ बहुत ही बेसिक होम रेमेडीज़ मैं बताऊँगी जो आप कर सकते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे पहले तो हाइड्रेशन इज़ द की। पानी पीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको अपने सारे फ्लश आउट करने टॉक्सिन्स। तो अराउंड 8 टू 9 ग्लासेस तो डेली आपको पीना ही है। अब रही बात होम रेमेडी की, तो एक ऐसी चीज़ जो आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्ने प्रोन है, तो वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन की ऑयल को रिड्यूस करती है, पोर्स को अनक्लॉग करती है एंड इफ़ेक्टिव वे में वर्क करती है। अगेन कोई-कोई लोगों को ये लगाने से काफ़ी ड्राइनेस भी हो सकती है, बट देन अगर आप इसको वीक में वन्स या ट्वाइस लगाएँगे, यू विल बी एबल टू सी द रिज़ल्ट। पर रिज़ल्ट ऑब्वियसली इन कंपैरिज़न टू सीरम स्लोअर ही होता है। सेकंड चीज़, अगर पिगमेंटेशन है, तो पोटैटो जूस भी बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। रीज़न बीइंग, पोटैटो में एक एंजाइम होता है, कैटेकोलेज़ एंजाइम। वो आपकी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उन सबको जब वो रिड्यूस करता है, तो आपकी स्किन को इवन टोन वो कर देता है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसका एज़ सच ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा। देन टोमेटो जूस हो गया या फिर कर्ड हो गई, कर्ड में भी क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, व्हिच इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ एन एसिड जो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन पे वर्क करेगा, अनइवन टोन पे वर्क करता है। एलोवेरा, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ईज़िली आपको घर पे मिल सकती है। इसके एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट्स हैं, एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपके फेस पे हाइड्रेशन कॉज़ करता है। इवन कहीं न कहीं क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, तो ये एक्ने को भी कम करता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट और मेरे को लगता है सबसे बेसिक, वो है हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, जैसे मैंने बताया था हाइलुरोनिक एसिड होता है, वैसे ये एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है जो आपके वाटर को एब्ज़ॉर्ब करवाता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, आपको एक अगेन ग्लोई लुक देता है। तो ये सारी बहुत बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो और बहुत ईज़िली आपके किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। बट कुछ चीज़ें जो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, वो है लेमन जूस। लेमन जूस बिल्कुल भी डायरेक्ट हमें फेस पे नहीं लगाना चाहिए। होता उसमें सिट्रिक एसिड है व्हिच इज़ वेरी हार्श फॉर द स्किन, अगर हम उसको डायरेक्टली फेस पे रब कर दें। बहुत लोग सेंसिटिविटी के साथ आते हैं, तो डायरेक्ट लेमन जूस नहीं लगाना है। देन बेकिंग सोडा पाउडर और टूथपेस्ट, जैसे मैंने बताया, ये भी बहुत कॉमनली लोग कर रहे हैं, स्क्रब करते हैं अपने फेस को, या फिर पिंपल है तो पिंपल पे रात को टूथपेस्ट लगा के सो गए, कोलगेट लगा दिया कि अगले दिन पिंपल गायब हो जाएगा, या फिर डार्क नीज़ एंड एल्बोज़ है या अंडर आर्म्स है, उस पे बेकिंग सोडा लगा दिया, तो उस सब से स्किन सिर्फ बर्न या डैमेज ही होती है। मे बी शायद जब आप पहली बार कर रहे हो तो ना लगे, बट अगर आप इसको बार-बार करते रहेंगे, तो ये आपको डैमेज करेगा ही करेगा। तो ये बेसिक आप अगर रूटीन फ़ॉलो करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस, साथ ही साथ अगर वीकली अगर आप ये घर के नुस्खे भी करेंगे, तो आपको डेफ़िनेटली अपनी स्किन में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। तो अब अगर आप कल अपने फेस को वॉश करने जाएँगे, तो थोड़ा टाइम दीजिए, जेंटली अपना फेस वॉश करिए, स्किन को थैंक यू करिए कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप एक डिसिप्लिन और एक कंसिडरेशन के साथ अपनी स्किन केयर करेंगे, तो स्किन भी आपको वही वापस देगी जो आप चाह रहे हैं स्किन से। सो स्किन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जो आपको आपके फ्लॉज़
दिखाएगी ज़रूर, बट अगर आप उसकी केयर करेंगे तो वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो ये रूटीन फ़ॉलो करो, 3-4 मंथ्स के लिए करो एंड यू वुड लव द रिज़ल्ट्स।